हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एकदम हफ्ते के मिड पॉइंट पर बहुत वोलेटाइल वीक, कुछ डेटा हमें आज डाइजेस्ट करने, कुछ से मेरा मतलब एचसीएल टेक के नंबर्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इन्फ्लेशन, कुछ नंबर्स अवेटेड जिसमें है यूएस का इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो आज आएगा। तो बड़े प्रिकेरियस जोन पे इस समय खड़े हैं, प्रिकेरियस टाइम जोन पे इस समय खड़े हैं, ज्यादा बेहतर इसे प्लेस करना। और इसीलिए आप देख रहे हैं बहुत वोलेटिलिटी के साथ इक्विटीज इस समय कामकाज करती है। क्विकली आज के संकेत दिखा देता हूं। वेडनेसडे को एसजीएक्स निफ्टी तो कह रहा है भाई थोड़ा हरियाली के साथ शुरुआत होगी। 1/4% उछाल के इंडिकेशंस आ रहे हैं। 1/4 से अब थोड़ा शेड बेटर हो गया, 1/3 की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यूएस में कल वीकनेस थी, लेकिन वो वीकनेस जितनी हम डाइजेस्ट करके गए थे 3:30 बजे भारतीय बाजार जब कामकाज समाप्त कर रहे थे, तो फ्यूचर्स इतने ही दबाव में थे जितना एक्चुअल सेशन में यूएस में पेन है। आज सुबह फ्यूचर्स थोड़े बहुत सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, उसका शायद हमें फायदा मिल रहा है, हमें कच्चे तेल की गिरावट का फायदा मिल रहा है। लेकिन दरअसल पिच है कैसी, नीरज जी से जान लेते हैं, उसके बाद स्टॉक्स पे उतरेंगे। नीरज जी मूड कैसा है, पिच के रीडिंग क्या कहती है? देखिए, पिच की रीडिंग ये कहती है कि वो कल झूठी रिपोर्ट नहीं आती तो डाउ और इन्फ्लेशन वाले जुड़े थे तो कनेक्ट कर गए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो फिर 8 बजे अभी समय नहीं जाना। अच्छा, अभी ज्यादा नहीं। इन्फ्लेशन रिलेटेड कोई झूठी रिपोर्ट आई थी, इस पर रिएक्ट कर गया, जिस पे मार्केट रिएक्ट कर गया, वो भी लास्ट आवर में। तो अगर वो नहीं होती तो मार्केट ठीक, इन्फ्लेशन तो आज आने था। इन्फ्लेशन दरअसल आ जाना शाम को, भारतीय समय अनुसार शाम को आएगा 5-6 बजे के आसपास, तो वो होना चाहिए था। लेकिन अदरवाइज दूसरे कंसर्न है वहाँ पे। क्रूड ऑयल गिर गया, अब क्रूड ऑयल गिर गया उनके लिए समस्या, हमारे लिए तो बड़ी खबर है। क्यों गिरा है, अगर इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो हमारे लिए भी समस्या हो सकती है। लेकिन अभी तो फिलहाल गिर गया है, 100 के नीचे ब्रेंट आ गया है, 95 तक भी आ सकता है। मैं अपने उस बयान पे कायम हूँ अभी भी, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो उसका फ़ायदा भारतीय बाज़ारों को हो सकता है। और चारों तरफ कमोडिटीज़ की प्राइसेस और नीचे हैं। कंसर्न जो है कि कोविड के केसेस चाइना में तो बहुत बढ़ ही रहे हैं, 2-3 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि यूरोप और यूएस में भी नए वेरिएंट की वजह से थोड़े केसेस आ रहे हैं, तो उन्होंने एक सलाह दी कि लोग मास्क वगैरह लगाएं। तो ये दो कंसर्न अगर हटा दें तो मुझे मार्केट अभी ठीक लगता है। लेकिन जैसे कल शाम को सेकंड हाफ में बाज़ार ने अपने बिहेव किया था, उस तरीके का बिहेवियर मुझे आज भी लगता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो नंबर यूएस में आने वाला है वो बढ़ के आने वाला है। कितना बढ़ के आएगा इस पर डिबेट हो सकती है, 8.8 आएगा कि 9 आएगा, पता नहीं कितना आएगा। तो मुझे लगता है कि उसके हिसाब से थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए आज। थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करने का दिन, क्या थोड़ा सा हम अपने सो कॉल्ड कूल ऑफ होते हुए इन्फ्लेशन आंकड़ों पर रिएक्ट करेंगे। कूल ऑफ कहेंगे क्या उसको? 0.03 को कूल ऑफ कहेंगे क्या? और इतने सारे सरकार के स्टेप के बाद भी यहीं पहुंचे। आपने कल हेडलाइन में ही पढ़ा था ना, आपको गजब हाई प्रोड्यूस, ऐसे कहते हैं ऑप्टिमिज्म की हाइट। हाइट है ऑप्टिमिज्म। कल उन्होंने हेडलाइन में लिखा था इस बार के महंगाई के आंकड़े कूल ऑफ होंगे, और जो भी लैंग्वेज लिखी हो 7.04% से घटकर 7.03%। हाइट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म ऐसी देखना चाहिए भाई। अगर आप इटर्नल ऑप्टिमिस्ट नहीं हो तो इक्विटी में कैसे कमाओगे? देखिए, जो लोग बहुत डेटा बैक्ड होते हैं ना, वो हमेशा पेसिमिस्टिक होते हैं, इसलिए डेटा मत पढ़ो ज्यादा। अच्छा, आज के टीम लाइनअप आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। अब बड़ा टफ दिन है भाई आपको। मैं सिर्फ वो स्टॉक मैं कोशिश यही कर रहा हूं आजकल कि भाई कुछ ना कुछ खबरों का, तो बेसिकली आपको वो स्टॉक्स जो स्क्रीन पे ऐड करने हम लोग की कोशिश आजकल वो रहती है, कोई छूटे ना। डिराइव्ड स्टॉक, डायरेक्ट बेनिफिट वाला स्टॉक, हर तरह से घुमा फिरा के वो 20 स्टॉक जो स्क्रीन पे आप ऐड कर लें, स्टॉक्स इन न्यूज की या स्टॉक्स इन फोकस के। स्टॉक्स इन न्यूज से बेहतर कहें स्टॉक्स इन फोकस वाले। पहला मैं रख रहा हूं डेल्टा कॉर्प, बहुत पिटा हुआ स्टॉक है भाई। इसका साल का चार्ट पहले स्क्रीन पर रखिएगा। अप्रैल से मेरे ख्याल से वो प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ इस क्वार्टर में, अप्रैल मई जून वाला बहुत प्रेशर बना है स्टॉक में। मैं अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स अवेट कर रहा हूं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेखा राकेश जुनूनवाला और राकेश जुनूनवाला, दोनों के नाम से सिग्निफिकेंट होल्डिंग 3-3% के आसपास, कुल 5-6-7% जो भी है। कितनी वाकई रिड्यूस, आपने सुना होगा सीधी सी बात बाबा स्टॉक्स न्यूज में कि उन्होंने छोड़ा, लार्ज ट्रेड में छोड़ा। अब इवेंचुअली क्या पूरा ओवरहैंग खत्म हो गया कि बचा हुआ है? पहला डेटा पॉइंट वो है, क्योंकि अब रिजल्ट्स के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा, उसको प्लीज वॉच आउट करिएगा। तो अगर वो अभी भी स्टेक बचा हुआ है तो ओवरहैंग का डर बना रहेगा। ये मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कह रहा हूं, मतलब अगर कोई एक्यूमुलेशन का मन बनाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल। आज ग्रीन इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कल नंबर्स आए तो अब था तो यार वो लॉकडाउन वाला या सेमी लॉकडाउन वाला फेज
ओपनिंग अप वाले फेस, लेकिन नंबर्स बहुत बढ़िया है। आय 75 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ रुपए पहुंची है। एबिटा 22% का जंप दिखा रहा है। लॉसेस से मुनाफा 57 करोड़ रुपीस का। नंबर्स अच्छे, पिटा हुआ स्टॉक थमने की कोशिश में इसको ग्रीन रख रहा हूं आज के लिए। और हमने एक ओवरहैंग निपट गया, वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीट। अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल में जब आएगी। लास्ट टाइम भी जब जीएसटी काउंसिल की मीट थी उस दिन डेल्टा कॉप, उस दिन नजारा चल रहे थे। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टेड है, अब सब मान रहे हैं 28%। अब वो इवेंट निकले, सरदर्द निकलेगा तो रिलीफ बनेगी। अब वो अलग बात, डेल्टा कॉप को ग्रीन रख दिया। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिजल्ट से पहले हरकत में था, नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, इसीलिए लाल का शेड आपको स्टर्लिंग एंड विल्सन के लिए नजर आएगा। डिसअपॉइंटिंग क्यों? आय फ्लैट, एबिटा लॉसेस बढ़े, 103 करोड़ वाला 343 करोड़ का एबिटा लॉस, और इसका मतलब हुआ नेट लॉस जो 76 करोड़ का था 350 करोड़ के पार चला गया। इस नंबर्स, इस कमजोर Q1 परफॉर्मेंस के चलते इसको लाल कैटेगराइज करा है। अच्छा, इनके पास चाहता हूं कि फिर उसके बाद दो स्टॉक फिर एक ही घड़ी के आ जाएंगे। ये दो रिजल्ट वाले लिए मैंने। ऐसे दो करके बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है वो, क्योंकि दो फिर बताता तो दो केमिकल वाले थे, फिर एक साथ बता दूंगा। ओके, चलो मैं कितना, मैं 4 बताऊं। क्या किस टाइप के 5 हो गए? हाँ, तो आप 5 बता दो। अच्छा, मेरा तो बहुत एकदम सिंपल नो ब्रेनर वाली स्टोरी होती नीचे है। अपनी भी ऐसी है, ऊपर थोड़ा दिमाग लगाया था। जो दुनिया में चल रहा है उसी के साथ चलो ना, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाने का। अब अपने वही मेटल वाले हैं जहाँ पे मुझे अभी लगता है दबाव रहेगा, उसमें वेदांत, हिंदुस्तान कॉपर। क्यों है? देखिए, कॉपर के कीमत जो है कल 4.5% नीचे आई है। ओवरनाइट जो उसका भाव डॉलर टर्म में अगर आप देखेंगे $3.28 पर LB, 28% गिर चुका है इसका दाम जून से अब तक, और अभी भी ये अपने हाई से 40% है, जून से 28% है, लेकिन प्री कोविड से अभी भी 40% ऊपर है इसके दाम। तो ऐसा लगता है कि इसमें अभी और कमी आएगी, नरमी आएगी। इमीडिएट ट्रिगर, जैसा कि कहा कि चीन में बहुत जगहों पे दिक्कत आ रही कोविड की वजह से, शंघाई में और 6 और अलग अलग शहरों में, अब तो उधर भी US UK में भी इस तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। तो मेटल में दिक्कत आएगी। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डॉलर का और मेटल का बहुत ही गहरा संबंध है, क्रूड का भी बड़ा गहरा संबंध है। तो बढ़ते हुए डॉलर के सामने सोना देखिए क्या बुरी हालत में पहुंच गया है, 1700 के आसपास पहुंच गया है। क्योंकि डॉलर स्ट्रांग है तो फिर कमोडिटीज़ में दिक्कत होती है, तो इसलिए वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, इनमें दिक्कत आएगी, कॉपर वाले स्टॉक में। मेटल में, स्टील में भी ध्यान रखिएगा, आयरन ओर की कीमतें और गिर गई हैं ग्लोबली। अब बहुत लोग उसमें बॉटम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि मैं कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा हूँ, लेकिन फॉलिंग नाइफ में बॉटम ढूंढना थोड़ा सा कठिन काम होता है, इसलिए क्योंकि बहुत वॉलेटाइल हो चुकी हैं पूरी कमोडिटीज़, चाहे वो फेरस में देखिए, नॉन फेरस में देखिए। तो वो ऐसा लग रहा है कि चीन की तरफ से जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी वजह से मुश्किल है। इसलिए मैं JSW, JSPL, हिंडाल्को भी उसी में जोड़ लीजिए। एल्युमिनियम में भी कुछ लोग बॉटम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस समय स्क्रीन देखिए, सिर्फ ज़्यादा बॉटम के चक्कर में मत पड़िए, ना टॉप बनाने के चक्कर में पड़िए। स्क्रीन देखिए, अगर डेली मूवमेंट नीचे की तरफ है तो उसी हिसाब से आपको अपडेटेड बने। तो मेरे तो 5 हो गए भाई। अगले दो जो है दोनों केमिकल स्पेसी कंपनीज, लेकिन ऐसा कोई नहीं, दोनों अपने स्पेसिफिक रीजंस के चलते। पहली है नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल, टिकट साइज बड़ा है साल के लोस पे, 43-4400 के साल के हाईज, 3200-3300 के जोन्स पर कामकाज, 3700 के जोन्स पे कामकाज। इसने अपडेट दिया, इसके पहले अपडेट्स आ रहे थे कि दहेज गुजरात में, दहेज में ये लोग, इनकी जो होली ओन सब्सिडी है नवीन फ्लोरीन एडवांस्ड साइंसेज, उसने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करा था हनीवेल इंटरनेशनल के साथ। हनीवेल की जो प्रोप्राइटरी सॉलिस्टिक रेंज है हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स की, वो ये प्लांट में इसकी होली ओन सब्सिडी मैन्युफैक्चर करेगी। वो प्लांट कमीशन हो गया। इनफैक्ट कल गुजरात के CM साहब भूपेंद्र भाई पटेल ने उसको वर्चुअली इनॉग्रेट भी कर दिया। इसको रखे रडार पे पहला स्टॉक, मतलब पहला मतलब इस कड़ी में। दीपक नाइट्राइट फिर से मेंशन कर रहा हूं, 3000, ये भी वैसे ही 3000 वाला स्टॉक 1800 के लेवल्स पर, 1700 तो साल के लोस थे, तो ईयर लोस के आसपास है इस समय। अच्छा, लास्ट अपडेट जब आया था तब भी टीम में मेंशन करा था, अब फिर फ्रेश अपडेट आता हुआ। इनका है कि इन्होंने जो रिमेनिंग कंप्लायंस रिपोर्ट्स थी
जो वेरियस कंडीशंस अथॉरिटीज ने इम्पोज करी थी वो सब इन्होंने सबमिट कर दी। अथॉरिटीज मतलब डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ और साथ में गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और वो जो सब रिपोर्ट सबमिट करी गई है, सबमिशन के बाद सेटिस्फैक्टरी उसका फीडबैक आया है और अब अगले 3 महीने के लिए ये पूरी तरह से अपना इंटायर प्लांट बहाल कर सकते हैं, कमीशन कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, कामकाज शुरू हो सकता है। बस जिस पार्ट में वो नाइट्राइट सेक्शन की फैसिलिटी में जहां पे दिक्कत आई थी उसको अभी रीस्टार्ट नहीं किया जा रहा है, अदरवाइज पूरा प्लांट। ये फ्रेश अपडेट है, कुछ हद तक इस तरह के अपडेट पे हम पहले जब वो आया था फौरी अपडेट तब भी रिएक्ट कर चुके हैं, तो देखेंगे। लेकिन आज एक ग्रीन का शेड लेकर इस स्टॉक में आज चल रहा हूं। 2 और बता देता हूं फिर, चलिए या आप बता दो पहले। मेरा एक ही बाकी है तो मैं बता देता हूँ। एक ही मेरा जो लास्ट वाला है ना, उसका नाम है ONGC। देखिए ONGC की एक विचित्र स्थिति हो गई है। ब्रेंट आ गया 100 के नीचे, हाँ लाल में रहेगा, 100 के नीचे आ गया है। उधर विंडफॉल भी लगा हुआ है। अब या तो उसको हटा लो भाई, वो हटाने के मूड में तो वो हटाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। तो अब जब 120-30 था तब तो बात समझ में आती थी कि विंडफॉल, अभी अगर 100 के नीचे है तब भी विंडफॉल है, 80 गया तब भी भाई विंडफॉल नहीं हटाओगे तो कंपनी की तैसी तैसी हो जाएगी। ये प्रॉब्लम इसके साथ हैंगओवर बना रहेगा, क्योंकि 130 पे अगर बिक रहा था क्रूड, 120 पे बिक रहा था, तो विंडफॉल निकालने के बाद भी कंपनी कुछ बना सकती है। लेकिन अगर 100 के नीचे आ गया तो सेंटिमेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज से ही बैलेंस शीट पे इतना फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ये सेंटिमेंट के तौर पे, जैसे मार्केट आप लोग सेंटिमेंट पे ही प्ले करते हो, तो उसकी वजह से ONGC में दिक्कत है। अब सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आना चाहिए, बयान आना चाहिए, भाई भी तो है। अब ये कह सकते हैं कि एक दिन में क्या फैसला लें, लेकिन बहुत दिनों से 105 के आसपास ही टहल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इसके लिए सेंटिमेंट के तौर पर नेगेटिव, इसलिए ONGC मैंने, मुझे लगता है रेड में ट्रेड करना चाहिए। नहीं ठीक है, क्रूड की अच्छी पिटाई ओवरनाइट ट्रेड में वैसे भी देखने को मिली है। शिल्पा मेडिकेयर को ग्रीन रख रहा हूं, साल का चार्ट स्क्रीन पर आएगा, पिटा हुआ, साल के लोज पे खड़ा हुआ। अब साल के लोज पे खड़ा हुआ स्टॉक पे एक थोड़ी सी रिलीफ की खबर है, ऐसा कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन इनका बंगलुरु का यूनिट 6 जो है उसको यूके के MHRA से, जैसे यूएस का FDA है, यूके का MHRA है, उसने GMP सर्टिफिकेट, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट दिया है उस प्लांट को। अच्छी खबर इनके उस यूनिट 6 के लिए। मैक्स वेंचर्स एक और पिटा हुआ स्टॉक, मेरे ख्याल से जब साल का चार्ट आएगा तो ये भी लोज के आसपास खड़ा हुआ नजर आएगा। वो एक कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट चल रहा था, आपको याद होगा, मैक्स वेंचर्स इंडस्ट्रीज और मैक्स एस्टेट्स के बीच में। उसको लेकर BSE NSE का NOC या कह लीजिए नो एडवर्स ऑब्जर्वेशन इनको कन्वे कर देंगे उस स्कीम को लेकर, तो इनके लिए भी ठीक ठाक खबर। देखते हैं स्टॉक्स आज, इसको सबको मैं उसको छोड़ के, स्टर्लिंग एंड विल्सन को छोड़ के बाकी सारे ग्रीन वाले स्टॉक मेंशन करें। इस नोट पर एक क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 4 स्टॉक्स पे करेंगे बातचीत। स्वागत एक बार फिर से आपका। 7th स्टॉक OIL, कहानी में आपको भी बता चुका हूँ, ऑयल वाली, जो रूल इनके ऊपर लागू होता है ONGC को, और वही OIL के ऊपर है कि टैक्स लगा हुआ है, क्रूड गिर रहा है, बेचारे मुश्किल में हैं। अच्छा, मैं मैनेजमेंट से कई बार रिक्वेस्ट भिजवा चुका हूँ ONGC की तरफ, OIL की तरफ, बात करने के लिए नहीं आ रहे। मेरा अगेन मैं ऑफिशियली चैनल के जरिए औपचारिक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि ONGC के लोग आके सिद्धि सी आवाज़ से बात करें और हमें बताएं कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी सोच क्या है इस समय। और ये भी वादा है कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन प्लीज़ आइए, बात करिए, कम से कम लोगों को जानना चाहिए। 8वां स्टॉक, 9वां स्टॉक और 10वां स्टॉक है HUL, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और गोदरेज कंज्यूमर। इसलिए क्योंकि क्रूड ऑयल जो नरम पड़ा है उसका फ़ायदा इनको मिलेगा, क्योंकि उसके डेरिवेटिव्स के लोग इस्तेमाल करते हैं। और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स जो है वो क्या कहते हैं, कैटलिस्ट एजेंट बनाता है और वो बेचता है, और इनके से ये HUL वगैरह से उनके क्लाइंट्स हैं, तो हमें लगता है उसका फ़ायदा इनको होना चाहिए। हालांकि FMCG कंपनी के पक्ष में एक बात और जाती है कि प्राइसिंग पावर इनके हाथ में है। महंगाई जो भी होती है ना, वो डिमांड के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं ये, और प्राइस वाइज बढ़ाते रहते हैं। कितनी बार प्राइस हाई के लोग ले चुके हैं, तो इनको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे भी FMCG में थोड़ी सी तेज़ी बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ध्यान में रखे जा सकते हैं। अच्छा, अब ये 4 स्टॉक्स एक ही गाड़ी के हैं,
क्रूड कूल ऑफ और जो बुलिश बेट्स नजर आती हैं फिर उसके लिहाज से वो है सारी की सारी पेंट मैन्युफैक्चरर्स। लास्ट टाइम भी जब एक साथ लिया था तब भी क्रूड ऐसे ही ओवरनाइट ट्रेड में बहुत तगड़ा कूल ऑफ हुआ था। रखिए भाई किसी एशियन पेंट्स तो खैर लोअर लेवल से रिकवरी कर भी रहा है, खैर वेस्टर्न क्लास है तो थोड़ा सा कन्विक्शन स्ट्रीट का ज़्यादा होता है। कल ही मैं मार्सलस के फाउंडर साहब से, सौरभ मुखर्जिया साहब से बातचीत कर रहा था। उनका बहुत कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो, उनके की होल्डिंग्स का प्रेफर्ड प्ले है भाई ये एशियन पेंट्स। तो मैंने यही कंसर्न्स जो इस समय स्ट्रीट में है, कच्चा तेल अपनी जगह, वॉलेटिलिटी अपनी जगह, कंपनीज मैनेज करती हैं ओवर द ईयर्स, मार्जिन एक्सपैंड करके भी दिखाती हैं, ये सच है। तो इशू इस समय है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो बढ़ने का डर, ग्रासिम की एंट्री। तो ये बात सही है कि पुराने एस्टैब्लिश प्लेयर्स इस लुक्रेटिव इंडस्ट्री में कई बार कई लोग घुसने की कोशिश कर चुके हैं। एक और ऐसी बहुत बड़ा नाम घुसा था जिसका आजकल जिक्र भी नहीं होता, तो वो भी ऐसे ही आए थे एग्रेसिव बेट्स के साथ। तब आपको याद होगा स्टोरीज चली थी कैसे एशियन पेंट ने उनको एकदम धंधे से बाहर कर दिया था। इंडिगो तो अभी आया, जेके ग्रुप वेब घुसा था, तो JSW पेंट्स के नाम से JSW ग्रुप घुसा था, याद है? JSW पेंट्स है, बिकता था उनका पेंट। हाँ, तो ये वो भी ऐसी एग्रेशन के साथ आए थे, बड़ा प्लेयर था और तब यही डर था कि वो भी इसी एस्पिरेशन के साथ आए थे कि इंडस्ट्री में लीडर्स को रिप्लेस करेंगे। एक मैं पुट्टी की रिपोर्ट पढ़ा था, कैन यू बिलीव इट कि पुट्टी पर एक रिपोर्ट बनी है। और बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, उसमें एशियन पेंट और ये सब लोग लीडर हैं। एशियन पेंट मैं थर्ड लार्जेस्ट लीडर है पुट्टी मार्केट का। उसमें एक बात लिखी थी जो सब पे अप्लाई होती है। उसने कहा कि जो मैसन होता है ना और ये जो पेंटर होते हैं, इनके बीच में इनकी ज़ुबान पे कौन सा ब्रांड चढ़ता है वो ज़्यादा बिकता है और उसको चढ़ाने में दशक लग जाते हैं। आप ज़्यादातर पेंटर के रिकमेंडेशन पे पेंट खरीदते हैं, ना कि आप रिसर्च करने बैठते हैं कि कौन सा पेंट खरीदना है। पेंटर को ना बताओ तो एशियन पेंट्स ही लेकर आता है, क्योंकि वही सब जगह मिलता ज़्यादा। डीलर नेटवर्क इतना अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है और रिकमेंडेशन भी वही है। तो जो लिखा था ना इंजीनियर्स चॉइस, अल्ट्राटेक तो वैसे ही सीमेंट में अगर वो चॉइस है तो पेंट में एशियन पेंट का इसीलिए दबदबा रहता है। ये स्टॉक रिकवर कर रहा है साहब, लेकिन इसको रखिएगा रडार पे। और ये सच है, हम अभी से बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं किसी प्लेयर की एंट्री उसके इंक्रीज्ड केपेक्स को लेकर। आने दीजिए, देखते हैं कैसे रिप्लेस करता है, कैसे पुराने एस्टैब्लिश ब्रांड्स को जो सालों से क्या दशकों से इस पेंट मार्केट को रूल कर रहे हैं। एशियन पेंट्स पहला, बर्जर पेंट्स दूसरा। बर्जर पेंट्स डेकोरेटिव पेंट्स का एक बढ़िया प्ले। ये स्टॉक तो साल के लोज पे ही पड़ा हुआ है, एशियन तो फिर भी रिकवर करके ऑफ लोज आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, पर बर्जर पेंट्स को भी रखिएगा रडार पे। ये दोनों डेकोरेटिव पेंट्स के लीडर्स टाइप, एशियन और बर्जर दोनों बढ़िया कंपनीज। कांसाई नेरोलैक लास्ट टाइम भी जब लिया था तब मैंने मेंशन करा था कि इसका चार्म कुछ और है, ये डेकोरेटिव से ज्यादा इंडस्ट्रियल, इसका स्प्लिट है, ऐसा नहीं कि डेकोरेटिव में नहीं है। कांसाई नेरोलैक है, नेरोलैक पेंट्स आपको याद होगा सबको, डेकोरेटिव में भी है, पर इसका बिजनेस मिक्स बदला हुआ है बाकियों से, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल पेंट में भी है। और इंडस्ट्रियल पेंट जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब हो गया वो कार्स में जो कलर लगता है, वो आपकी वॉशिंग मशीन फ्रिज में जो कलर लगता है, वो है इंडस्ट्रियल पेंट्स का धंधा। और उसमें कांसाई नेरोलैक एक लीडर के तौर पे नजर आएगा आपको। तो और इस समय वो कार्स बार्स को लेकर ऑप्टिमिज्म तो बना ही हुआ है, नए लॉन्चेस, मंथ ऑन मंथ सेल्स में इंप्रूवमेंट, स्टॉक्स भागे चले जा रहे हैं, सेक्टर रीरेट हो रहा है, सब मूड सेट हो रहा है। इसलिए कांसाई नेरोलैक लास्ट टाइम जब लिया था तब सब खैर तो मैंने भी एंटिसिपेट नहीं करा था, 8-9% तक उछला हुआ था। रखिएगा इसको भी रडार पे, इसकी क्रूड कूल ऑफ होने का फायदा। और फाइनली चौथा स्टॉक इंडिगो पेंट्स, सिमिलर, ये सिर्फ क्रूड कूल ऑफ होने का बेनिफिशियरी के तौर पे आपकी स्क्रीन पर। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो ये 10 स्टॉक्स का एक बहुत क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी सीधा सौदा की 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आई। डेल्टा कॉप अच्छा Q1, स्टर्लिंग एंड विल्सन खराब Q1, इसीलिए एक लाल एक हरा। नवीन फ्लोरीन और दीपक नाइट्राइट दोनों के लिए प्लांट रिलेटेड अपडेट्स, इसीलिए ग्रीन। शिल्पा मेडिकेयर का बेंगलुरु का यूनिट 6 को GMP सर्टिफिकेशन, मैक्स वेंचर्स के मर्जर्स को एक्सचेंजेस का अप्रूवल, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कांसाई नेरोलैक और इंडिगो पेंट, सब इसीलिए क्योंकि ओवरनाइट सेशन में क्रूड $6-7 गिर गया है। ओके, क्रूड और
मेटल की पूरी थीम है और इसमें बहुत सारे मेटल स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग खबरें आ रही हैं। जैसे कॉपर के प्राइसेस फिर से गिरे हैं, तो इसलिए वेदांत और हिंदुस्तान कॉपर पर ध्यान रखना चाहिए। स्टील के प्राइसेस, आयरन ओर के प्राइसेस फिर से गिर रहे हैं, तो JSW स्टील, JSPL, हिंडाल्को, इन सब में ध्यान रखिए, क्योंकि पूरा मेटल पैक फिर से नीचे आ रहा है। और ये चिंता बढ़ रही है कि चाइना के अलावा यूरोप और US में भी केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं कोविड के, तो शायद रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं और WHO मास्क लगाने की सलाह दे रहा है। इसी के कॉन्ट्रेरी क्रूड ऑयल में जो इतनी नरमी आई, उसकी वजह से HUL, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और गोदरेज कंज्यूमर से स्टॉक्स जो क्रूड डेरिवेटिव यूज़ करते हैं सोप बनाने में या अलग अलग केमिकल बनाने में, उनको फ़ायदा हो सकता है कि क्रूड 100 के नीचे आ गया है ब्रेंट। ये एक अच्छी खबर इनके लिए हो सकती है, तो मुझे लगता है इस पर भी ध्यान रखा जा सकता है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बाजार के तमाम गुरुओं को उनकी स्क्रीन दिखाते रहिए चित्र उनके, उनको बहुत बहुत प्रणाम है। और मार्केट में बहुत हम लोग सीखते हैं, सबके अपने अपने आइडल्स हो सकते हैं जो गुरु हैं आपके, लेकिन मुझे लगता है मेरे गुरु वक्त हैं। टाइम से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। शुभकामनाएं आपको। आपको भी। सो प्रोफाउंड नीरज जी, सुबह सुबह है ना। अच्छा है, वक्त सबको सब कुछ सिखा देता है। करेक्ट। सभी गुरुओं को हमारा नमन, वक्त को भी, वक्त को, स्क्रीन को भी। स्क्रीन को भी। कुछ शायरी वारी नहीं सुनाएंगे आज? शायरी वाले आए नहीं आज। समय नहीं बन पाएगा फिर। आप लिख दिया करो ना जब नहीं आ रहे होते। देखो, अगर मुझे आप समय से बताओ तो मैं लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर रोज लिख के आया करो। हाँ, एक आध रिजर्व अगर में रोज रख एक लिखूं मैं, लो। नहीं, एक रिजर्व में रख लो, फिर जो नहीं आ रहा उसी को ऊपर आपकी भी किताब छिपवाएंगे। यस, चलो ठीक है, कल से एक शेर दोहा लिख के आएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट सेशन के लिए ब्रेसअप कर लीजिए। हमारे इन्फ्लेशन, यूएस के इन्फ्लेशन के आंकड़े, हम अपने पर रिएक्ट और यूएस का इंतजार करने वाले हैं। इस बीच कैसा मूड माहौल बन रहा है, इस वॉलेटिलिटी को कैसे प्ले करा जाए जो इंडियन इक्विटीज में ऑफ लेट नजर आ रही है, इन सब पे बहुत डिटेल में आगे चर्चा। लेकिन शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।